नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग ये उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में और एएसआई के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस चल रहा है हमारा कंप्यूटर का। उस सिलेबस में हमारी जो अगली कड़ी है ये चौथी क्लास है, जिसमें हम 3 क्लास पहले ले चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो उसको अवश्य जाकर के देखें। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये हमारा टारगेट जरूर उत्तर प्रदेश को लेकर के हैं, लेकिन ये जो अन्य कंप्यूटर के जहाँ भी पूछा था अन्य एग्जामों में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी, जो भी आप कर रहे हो तैयारी इनमें से उनमें भी आता है जहाँ कंप्यूटर आपका सिलेबस में है। वहाँ ये आपके लिए उपयोगी होगा, उपयोगी सिद्ध भी होगा और आपकी सफलता में कामयाबी में बहुत ही उपयोगफुल होगा। चलते हैं हम आगे, करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, ये इसकी जो अभी इससे पहले की सारी जो रही है सिलेबस जो हमने कराई है क्लासेस वो रखी हुई हैं। ये जो आप देख सकते हो इसकी प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, जिसमें ये रही कंप्यूटर की, और साथ ही जो जीके जीएस आता है स्टैटिक जीके उसकी भी हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी क्लासेस चल रही हैं, जिसको आप जा करके हमारे इस जो यज्ञ विद्या का जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक रखी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं आज का स्टार्ट। कंप्यूटर का जो है हमारा इतिहास चल रहा है, उसमें हमारा जो अगली कड़ी है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर वर्गीकरण की है क्लास फर्स्ट, लेकिन यूँ देखा जाए तो इतिहास में यह दूसरी क्लास है। कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, क्लासिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर को किस किस आधार पर बांटा गया है, किस किस आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे घर में भी कोई परिवार होता है तो उसका अलग अलग परिवार में अलग अलग भाइयों के बीच में अलग अलग बंटवारा होता है। फिर हमारे दूर के रिश्तेदारों में होता है, इस तरह से वर्गीकरण होता है। कोई इस परिवार का है, कोई उस परिवार का है, कोई एक्स परिवार, फिर वाई जेड। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी वर्गीकरण किया गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण करते समय ये ध्यान रखा गया कि उसको किस आधार पर बांटा जाए, तो उसके लिए 3 कसौटियां बनाई गई है। पहली बनाई कि उसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, किस किस तरह का हार्डवेयर, मतलब जिसमें हम जो उसको संभाल के रख सकें, उस सारे डेटा को, जो अलग अलग प्रोग्राम है, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको फिट करके हम बाहरी जो भी कचरा होता है, दालदर होता है, जैसे कि धूल कण बारीक बारीक, ये उसको जा करके खराब ना करें, इसके लिए उनको बचाने के लिए भी अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सीपीयू को हम पैक करके रखते हैं, तो वो एक सीपीयू हम बोलते हैं जिसको, वो सीपीयू नहीं, उसके अंदर रखा हुआ रहता है, लेकिन वो बाहर उसको पैक करने के लिए उपयोग किया गया है। ऐसे ही उसमें जो वर्क करता है, कार्य कैसे करेगा, उस कार्य के आधार पर भी इसको किया गया है। कार्य के बाद में इसका है आकार एवं कार्य। कार्य के आधार पर मतलब जो आपको एक तो कार्य करने की पद्धति है, उसके बाद आकार की जो है उसके बारे में बताया गया है कि आकार कैसा है, उसका आकार के आधार पर है। तो इसके बारे में इसका वर्गीकरण किया गया है, इसे बांटा गया है कंप्यूटर को 3 भागों में अलग। किस आधार पर, एक तो हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है, किस किस तरह का हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है, उनके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है कि कौन कौन से कंप्यूटर को हम हार्डवेयर में किन किन हिसाब से बांट सकते हैं। इन सबके आगे हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही कार्य पद्धति के आधार पर, मतलब जो कार्य कर रहा है, वर्क करता है, किस आधार पर, किस बेस्ट पर वो काम कर रहा है, कंप्यूटर जो काम करता है, जैसे कि गणना करना है, और उसमें साथ ही हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्लास आप देख पा रहे हो, यूट्यूब चला पा रहे हो, तो ये सारा क्या हो रहा है, आपका कार्य कर रहा है वो अलग अलग, कुछ प्रिंट कर रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, तो ये सारा काम क्या आएगा, कार्य के आधार पर। उसके साथ आकार, मतलब उसका कितना बड़ा है, कितना बड़ा शेप है। जैसे मोबाइल है, मिनी कंप्यूटर के रूप में माना जाता है, लैपटॉप उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा आपका मेन कंप्यूटर जो होता है वो होता है। तो ये आकार के आधार पर होता है कंप्यूटर का। ठीक, आगे चलते हैं, इनका हम डिटेल जानेंगे कि जो है हार्डवेयर के आधार पर कितने होते हैं प्रकार, कार्य पद्धति के आधार पर कितने होते हैं, और आकार के आधार पर कैसे होते हैं। चलिए करते हैं हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर कितने होते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, उस आधार पर बताया गया। तो हार्डवेयर में सबसे पहले क्या आती है बात, सबसे पहले जो आती है वो रहती है आपकी पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में क्या रहता है, मतलब पीढ़ियों में बांटा जाता है इसमें। इसको टोटल 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, इसमें हार्डवेयर के आधार पर। तो जो उसमें पीढ़ी का क्रम है उसको हमें याद रखना है। अभी जो आगे बात चल रही है 6th जनरेशन की, वो आने वाले समय में आपके सामने उपस्थित होगी, लेकिन अभी नहीं बनाई है। अभी आने बोला जा रहा है कि जब रोबोटिक्स आ गया है, मनुष्य के दिमाग में उसके चिप का उपयोग किया जाने लगा है, तो 6th जनरेशन हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, जो पहली पीढ़ी है इसमें किस तरह का उपयोग किया गया, क्या है वो जानते हैं हम। पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल है आपको दिमाग में रखना है, इसका कार्यकाल। फर्स्ट जनरेशन में, मतलब पहली पीढ़ी जो है फर्स्ट जनरेशन, उसको 1942 से 1955, इसका जो कार्यकाल रहा 1942 से 1955, मतलब उस समय के जो कंप्यूटर बन रहे थे उनमें जो उपयोग की जा रही थी, जो भी ये निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था। तो जो प्रयोग किया जा रहा है वैक्यूम ट्यूब का, इसमें 1942 से 1955 तक कंप्यूटर में किया गया, इसलिए उसको कहा गया फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद में इसमें आगे बदलाव आएगा, आगे बढ़ेंगे, मतलब हम वैक्यूम ट्यूब की बजाय और दूसरा कुछ यूज करेंगे,
उसको आगे की जनरेशन में आएगा, मतलब बदलाव आएगा। आज जैसे हम रोबोटिक यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स, उसका क्या कर रहे हैं अब हम, जो हमारा चैट जीपीटी है वो क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ के वो ऑटोमेटिक समझदारी के रूप में वो डाटा देने लग रहा है। ऐसा उसकी डेवलपिंग की जा रही है, ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो अगली जनरेशन हो सकती है, ये संभावना क्यों जता रही है, क्योंकि वो अपना में माइंड हो सकता है, दिमागी रूप से सोच सकता है, मनुष्य की तरह सोच सकता है। इस तरह की उसकी कवायद लगाई जा रही है। रोबोट जो है वो मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम फिट है, लेकिन वो अपने ही दिमाग से कर पाए डेवलप, वो को देख करके आगे की कर रहे हैं। ऐसे ही इसका जो रहा वो वैक्यूम ट्यूब में रहा, क्या रहा, ये रही जो आपको सामने दिखाई दे रही है वैक्यूम ट्यूब का फोटो। उसको आप जनरेशन में बांटा था पहली में। पहली जनरेशन में क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब है। इसका कार्यकाल कब तक, कहां से कहां तक का रहा है, इसका समय पूरा 1942 से 1955। और इसे वॉल्व, मतलब जो वैक्यूम ट्यूब है ना, इसको वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है, मतलब उसका नाम जो है वो वॉल्व भी के रूप में भी जाना जाता है। ये इंग्लिश में लिखा है साथ में। आगे चलते हैं दूसरी पीढ़ी, मतलब फर्स्ट पीढ़ी में किसका किया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब। कब से कब तक, 1942 से 1955। ये बात हमें दिमाग में रखनी दोस्त की, जो इंपॉर्टेंट बात है। अगला आता है दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में 1955 से 1964 के आता है। मतलब जब 55 में कौन सा खत्म हो रहा है, 1942 से 55 में हो रहा फर्स्ट, उसके बाद आ रहा अगली सेकंड। सेकंड कब सारे, 1955 से 1964। इसमें बदलाव क्या है, क्योंकि अगली जनरेशन बनाई हमने, तो क्यों बनाई, क्या बदलाव हुआ, तो उसको हमने नाम दिया। क्यों उसको सेकंड पीढ़ी बोल रहे, क्यों पहली से हटाकर उसको बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। मतलब पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब के रूप में हम छोटे 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 बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे। अब क्या किया, जो इतने सारे अलग अलग यूज कर रहे थे इन सभी का, अब क्या किया हमने, इन सभी को एक साथ एक प्लेट में लगाया और उनको सबको एक साथ बना दिया। जब इन बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को मिला करके एक प्लेट बना के तैयार की हमने, तो वो क्या बन गया, हमारी ट्रांजिस्टर के रूप में आई। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये तो बहुत सारे छोटे 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 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं, और इन सभी को उसने कैलकुलेट जोड़ करके एक साथ जोड़ रखा है। ये क्या बन रहा है, आपकी एक ट्रांजिस्टर बन के आपके सामने तैयार हुआ। मतलब बहुत सारा छोटे छोटे इनको बना करके वैक्यूम ट्यूब को इकट्ठा ग्रुप में ला करके रखा, ताकि उससे क्या, वो बड़ा जो रूप बनना था उसका छोटा रूप आ गया। ये इसमें बदलाव हुआ, इसीलिए इसको अगले, मतलब सेकंड जनरेशन कहा, दूसरी पीढ़ी कहा गया है। इसका कार्यकाल रहा 1955 से 1964। आगे चलते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में क्या बदलाव हुआ, इसमें आया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड मतलब अब जो बहुत सारे के हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब से बनाया था, अगला चल के हमने जो ट्रांजिस्टर बनाया। अब क्या बनेगा, जो इंटीग्रेटेड जो चिप बनी है सर्किट, ये कैसे बना, बहुत सारे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे, ये दिख रहा है, ये रहा, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप यहाँ भी देख सकते हो, और जूम कर रखा है, इससे थोड़ा सा छोटा ये है। इसमें क्या कर रखा है कि ये बहुत सारे आपका वैक्यूम ट्यूब है, बहुत सारे, उनको इकट्ठा कर करके, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लिए, उनको ग्रुप में इकट्ठा किया, और जो उसका आखिरी में रिजल्ट प्राप्त हुआ, उन सबको इकट्ठा करके वो छोटा सा रूप में और लघु रूप में, पहला हमारा वैक्यूम ट्यूब था वो बड़ा था, उसके छोटा आया ट्रांजिस्टर, उससे भी छोटा के रूप में लेके हम आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को लेकर आए। तो ये जो बदलाव हुआ, मतलब उससे छोटा रूप में आया, तभी हम जाके आज कंप्यूटर में छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में उसको जोड़ करके कर पा रहे हैं। तो ये जो कर पा रहे हैं, ये बदलाव हुआ, तभी जाकर उसको क्या कहा, तीसरी पीढ़ी कहा गया। तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल कब से, वो खत्म हो रही 64, तो ये हो रही 1964 से 1975। 1964 से 75 में इसका कार्यकाल रहता है। पहली का है 55 तक था, उसका 65 तक था, इसका 64 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बनना तैयार हो जाती है, लेकिन इसका रियलिटी में बदलाव जो आता है, वहां पर वो जो ट्रांजिस्टर है वो 65 तक उपयोग किया जा रहा था, लेकिन जो आईसी का प्रयोग है वो 64 से ही स्टार्ट हो गया था। तो उसका कार्यकाल वहां से है, लेकिन उसके बाद के काउंट की जाएगी तीसरी पीढ़ी में। ये ये आपको याद यही रखना है इसमें, एक तो कि इंटीग्रेटेड का प्रयोग कब किया गया था, और ये इसका कार्यकाल क्या है। ये दो आपको हमेशा याद रखना है पीढ़ियों में, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें जो सही जोड़ी के रूप में आ जाता है, सुमेलित नहीं है, या कौन सी किसका जनरेशन कब का कार्यकाल, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, पहली पीढ़ी में क्या हुआ था, पहली पीढ़ी में था हमारा वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया हमारा क्या, ट्रांजिस्टर, उसके बाद क्या आया आईसी। अब उससे भी और छोटा, उससे भी और छोटा रूप में लेकर हम, जो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर आईसी के रूप में आया था, उससे और छोटा क्या करे, जो चिप के रूप में लेकर आए माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल ही और छोटे आकृति में आ गए, जो कि और छोटे बारीक बारीक होने लगी। तो उसको कहा, उसका में और बदलाव हुआ, और उसमें डेटा एकत्रित करने की और क्षमता बढ़ गई। मतलब जितनी छोटी होती गई, उसमें डेटा के और कार्य करने की पद्धति और बढ़ती गई, और उसका उपयोग भी दिन बढ़ता ही जा रहा लगातार। तो जितना ज्यादा उपयोग किया जाएगा उसमें लोगों के द्वारा, तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ रही, तो उसका क्या हो गया, लोगों में उसका प्रचलन बढ़ा, छोटी हुई, तो ये क्या होगा, मतलब बदलाव हुआ ना। तो जब बदलाव होगा तो उसकी अगली पीढ़ी बन रही है, तो अगली पीढ़ी के रूप में किसको लेकर हम, चौथी को। इसका कार्यकाल कब से रहा, 1975 से 1990 तक। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ माइक्रो प्रोसेसर। मतलब पहली पीढ़ी में आता है हमारा वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में आता है ट्रांजिस्टर, तीसरी में आता है आईसी, और चौथी में आता है आपका कैसा, माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये आपको याद रखना क्रम, क्योंकि इसके क्रम भी पूछे जा सकते हैं। पहले में क्या होता, दूसरे में क्या हुआ था, पहले क्या आया था, जैसे आपसे पूछ ले पहली बार जो कंप्यूटर पीडी आई थी, पीडीओ के रूप में देगा तो आप पहचान जाओगे। लेकिन क्रम अगर याद रखना तो क्रम में भी हमें याद रखना पड़ता है। पहले क्या हुआ था, वैक्यूम डिवाइस, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर आया आईसी, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है पहली, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें क्या लिखा है, जो पहली प्रोसेसर है वो कौन सी है। अगर आपसे पूछे तो ये भी आपको दिमाग रखना, इंटेल इंटेल 4004। इंटेल 4004 जो थी वो पहली माइक्रो प्रोसेसर थी, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता भी चुके हैं इसके बारे में। पांचवी पीढ़ी की बात चलती है। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, अब बहुत सारे ये जो बदलाव हुए धीरे 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 और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो बदलाव होते गए दिनों दिन, वो किस में आ गए, पांचवी पीढ़ी के पास पहुंचे। वहां पर क्या हुआ, और छोटा रूप, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर तो बन चुकी है, अब उसमें क्या करें, क्यों प्रोसेस बन के हमारे सामने आ गए, हम उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप के रूप में हमारे पास आ गया है, मोबाइल के रूप में भी आ गया माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पूरा सिस्टम। लेकिन अब उसका उपयोग और किस तरीके से किया जा सकता है, नए नए तरीके से वो सोचने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने लगी। मतलब क्या हुआ, जो आज जो चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस रोबोट बन रहे हैं, कार्य करने की क्षमता, ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे उसमें जो नई नई एक्टिविटी आ रही, नई नई प्रोसेस आ रही है ऑटोमेटिक कार्य करने की, वो किससे आ रही है आपकी, ये हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये कंप्यूटर में फिट किया गया तो ये नई जनरेशन बनी, क्योंकि कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपना आप सब में डेवलपमेंट करने लग गया धीरे धीरे। तो जो बदलाव आ रहे हैं ना, यही कब आया, ये बदलाव होने की वजह से इसको क्या गया, अगली पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी का आ गया। इसका कार्यकाल कब से, 1990 से लगा के 1989 से लगा के आज तक, मतलब अभी तक, जब तक आप एक क्लास देख पा रहे हो। अब कब अगली पीढ़ी आएगी, वो अभी आप जैसे डिसाइड होगा, आपको न्यूज़पेपर में एक्टिव होगा, तो ये दिमाग में रखना, जैसे आपके बोल दिया जाए लोगों में, जैसे अभी बोलने लगे हैं कि छठी पीढ़ी इसको कहा जा सकता है अगली, तो वो हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं है। अभी होने की संभावना जताई जा रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फोटो है दोस्तों। इसमें एक फोटो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें ये क्या कर रहा है, ये बंदा जो है ये सोच रहा है, और ये रोबोट सामने है। तो ये रोबोट के दिमाग में चिप के बारे में कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये दिमाग के रूप से सोच के बता रहा है। हालांकि ये जो आप जानते हो कौन है फोटो, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये पर्सन कौन है, ठीक है। सभी जानते हैं इनको, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। आगे चलते हम, ये था हमारा किसके आधार पर, जो कंप्यूटर का जो था हार्डवेयर के आधार पर चल रहा था। हार्डवेयर का कंप्लीट हुआ, अब आगे चलते हैं दूसरा क्योंकि 3 डिवाइड किया था कंप्यूटर का वर्गीकरण, हमने किस में किया था, एक तो हार्डवेयर में किया था, फिर उसके बाद कौन सा था, जो कार्य का है, कार्य किस आधार पर करेगा, और उसके बाद आकार और कार्य के आधार पर। तो हमारा ये होता पीडीओ, पीडी जो थी किस में आएगी, हार्डवेयर के रूप में, क्योंकि हमने छोटे मतलब बड़ा था उसको रूप छोटा रूप में लाया, मतलब बहुत बड़ा था उसको छोटे रूप में लेके आ गए। इसके बाद क्या किया, एक पीढ़ी वो खत्म हुई, इसके बाद आती है आपकी कार्य पद्धति। कार्य पद्धति में क्या होता है कि उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कार्य में मतलब किस तरह से वर्क कर रहा है, किस किस चीजों का उपयोग करके वो काम कर रहा है, उसका प्रोसेस दिखाया गया है किसमें। तो ये इसमें जो करता है, एक तो एनालॉग का करता है। एनालॉग में क्या होता है, डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होता है। मतलब कोई भी एनालॉग में जो सिग्नल चल रहा है, एनालॉग सिग्नल चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, डेटा लगातार फ्लो में चलती रहती है, लगातार बहती रहती है, एक फ्लो में बनी रहती है। इसमें क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, डेटा क्या एक जगह स्थिर रहती है, बहती रहती है, लगातार बहती रहेगी। और इसकी जो गति है ना, वो क्या होती है, स्पीड क्या होती है इसकी, कम होती है। इसकी स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि डेटा जब परिवर्तित लगातार हो रहा है, तो वो जो डेटा नया है उसको आने में वापस टाइम लगेगा। हम एडिट करेंगे, जिसका सही तथ्य है उसको आने में समय लग जाए, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यानी कि एनालॉग जो कंप्यूटर है उसकी क्या थी, स्पीड कम थी, गति कम थी, स्पीड कम थी उसकी, और साथ ही साथ क्या था उसका में डेटा लगातार बदलता रहता था। इसके बाद आता है अगला डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, इसके जो होता है डिजिटल, मतलब डिजिटल का मतलब क्या है, जैसे ये पेन है मेरा, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है। अब इससे मैं लिख पा रहा हूँ, जैसे यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, ये कलर वाला पेन लिया, जो भी लेना मुझे, एक ब्लैक रेड कलर ले लिया, ये लाइन खींची, तो मैं किस रूप में पढ़ रहा हूँ, डिजिटल रूप में लिख रहा हूँ। डिजिटल में कैसे, जैसे इसमें मैं घुमा रहा हूँ, मेरे इसमें इंक नहीं है, फिर भी इसमें लिख पा रहा है, फिर भी चल रहा है, तो ये डिजिटल रूप है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत, जैसे मैंने खींचा यहाँ लाइन, तो उसको संकेत गया कि यहाँ लाइन खींची है, एरो हुआ है, तो उसने क्या करते हैं, लाइन शो कर दी। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख दिया कि एस लिख दिया, तो ये स्पीड का एस लिखा, तो ये एस दिखाई दे रहा है। तो ये क्या किया उसने, संकेत था उसको दिखाने के प्रयास किया कि संकेत किस तरह का दिया गया है, इसमें प्रोग्राम सेट है पहले से, उस आधार पर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, संकेतों के आधार पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर। और इसमें जो ये जो करता है गणनाएं, मतलब ये जो संकेत मिल रहा है, ये किस तरह की कोडिंग में सीखता है। क्या मैं लिख पा रहा हूँ जिसमें एस लिख रहा हूँ, तो क्या ये एस ही समझ पाया था वहां, नहीं, यहाँ से इसके पास आउट इनपुट गया किस रूप में, ये लाइन की जिसमें एस के रूप में गया, फिर वो बाइनरी में चेंज हुआ। बाइनरी किस में चलती है, पहले बाइनरी को समझो, बाइनरी किस में चलती है, 0 और 1 की फॉर्मेट में। 0 और 1 की फॉर्मेट में गया, उसके पास डेटा गया 0 और 1 में,
वो वहां से प्रोसेस किया उसने फास्टली और वापस आपको आउटपुट के रूप में दे दिया एस। तो ये जो लिखा हुआ दिया है वो पहले क्या करता है, बाइनरी में समझता है, हमारे सामान्य भाषा मानवीय भाषा को नहीं समझता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको फिर आउटपुट के रूप में आपके सामने रखता है। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर काम करता है, साथ साथ वो बाइनरी कोड को लेके चलने वाला कंप्यूटर है, मतलब बाइनरी प्रणाली के माध्यम से ही वर्क करता है। डाटा का निरूपण या डाटा का निरूपण है वो किस रूप में, बाइनरी में, मतलब वही डाटा का निरूपण मतलब उसको प्राप्त कर, मतलब जो आउटपुट लेगा उससे पहले वो किस में लेगा, बाइनरी में बदलेगा। इनपुट दिया कोई भी, उस इनपुट के बाद में उसने बाइनरी में प्रोसेस करके बदला, उसके फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका निष्कर्ष है वो निकला निर्णय, और उसको आउटपुट के रूप में आपको मानवीय भाषा में दे दिया, लेकिन उसने जो समझा है वो किसमें, बाइनरी में। यही कर रहा हूँ निरूपण, यही समझ रहा हूँ। इसकी गति तीव्र होती है, एनालिटिकल जो अभी बताया हमने आपको, ये एनालॉग वाला, इनकी गति कम होती है, और डिजिटल वालों क्या होती है, ज्यादा होती है। ये स्पीड से काम करते हैं कंपेयर टू किससे, इस एनालॉग वालों से। ठीक, आगे चलते हैं तीसरा फॉर्म। तीसरा क्या है, दोनों का हाइब्रिड, मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है, इन दोनों का मिला करके, इन दोनों के में जो डेटा का हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, उन दोनों को ही इसमें मिला के काम किया जाता है। ये दोनों को मिला हुआ रूप होता है कौन सा, हाइब्रिड। इसमें क्या कहते हैं, गणना की जाती है, और गणना और प्रोसेसिंग, गणना और प्रोसेसिंग के लिए कौन सा शब्द, कौन सा कंप्यूटर के डेटा का उपयोग किया जाता है, कौन सी प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है डिजिटल वाले कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर जिस तरीके से काम करता है, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर काम करता है, बाइनरी कोड का काम करता है। तो ये भी जो हाइब्रिड है उसके अंदर दोनों गुण पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक संकेत और बाइनरी, और इसकी स्पीड क्या होगी, कंपेयर टू एनालॉग से ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड भी तो काउंट होगी, वो भी तो काम कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर आएगी। तो गणना और प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कर रहा है, डिजिटल। और इसका जो है इनपुट, मतलब जैसे ये मैंने अभी गोला बनाया, सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाने में जो मैंने इनपुट दिया, इसको इनपुट और आउटपुट जो भी इनपुट दिया है, वो इनपुट उस सर्कल रूप में लाइन में गया, उसको कन्वर्ट करके जो हमारे पास में आउटपुट के रूप में वापस दिखा रहा है, लाइन के रूप में जो हमें दिखाई दे रही है, ये इनपुट और आउटपुट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कार्य किसके माध्यम से कर रहा है, ये हाइब्रिड वाला, ये कर रहा है एनालॉग के माध्यम से। यानी कि कुछ भी अगर ये कार्य करेगा तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो इनपुट और आउटपुट तो करेगा एनालॉग में, और उसके अंदर जो गणना करेगा, अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो करेगी डिजिटल के माध्यम से। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, इसके आधार पर हो गया, कार्य के आधार पर। इसके बाद आता है आकार और कार्य के, मतलब उसका किस तरह का आकार है, कितना बड़ा है, कौन सा छोटा मोटा, जो भी हमारे कंप्यूटर होता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर होता है आकार में, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारे के आपके कंप्यूटर के अलग अलग आकार के, और कौन सा कंप्यूटर किस तरह का कार्य कर सकता है, इसकी पद्धति के आधार पर भी उनका डिवाइड किया गया। पहला कौन सा किया गया, हार्डवेयर, जिसमें कौन सा होती है, पीढ़ियां वाली आती है, कौन सी पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा कौन सा, कार्य पद्धति। कार्य पद्धति में कितने आधार पर, 3 आधार पर। उसके बाद में आता है आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पढ़ते हैं हम आगे। तो आकार के आकार व कार्य के आधार पर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम में क्या होता है, छोटा आकृति में आ गया हमारे सामने, हमारा इस पर रख सकते हैं इसके टेबल पे, और हम कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टी यूजर, मतलब जैसे मैंने एक कंप्यूटर लिया है, ये यहाँ कंप्यूटर रखा, ये मेन कंप्यूटर है, ये मेन कंप्यूटर है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिए बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। ये जो है ये मल्टी यूजर हो गया। अब डेटा सारा यहाँ है, लेकिन ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, और ये भी इससे, तो ये सब क्या कर पा रहे हैं, इसका उपयोग कर पा रहे हैं, इसके डेटा का उपयोग कर पा रहे हैं, मतलब ये एक से अधिक लोग इसका यूज कर सकते हैं एक साथ। इसलिए इसमें क्या सा प्रोसेस होता है, मल्टी प्रोसेसर वाला, इसलिए इसको क्या होता है, मल्टी यूजर, मतलब एक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आगे क्या बोल रहा है, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया गया तभी तो ये क्या कर पा रहा है, मल्टी यूजर, मतलब एक से अधिक लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाता तो कहां से कर पाता है, टाइम शेयरिंग। अगर यहाँ डेटा रखा, कोई भी सिस्टम के अंदर कोई डेटा रखा, उसको अगर एग्जिट टाइम पे, उसी समय पे, इसको जरूरत उस टाइम पे अगर मैं यहाँ से एक्सेस नहीं दूंगा, एक्सेस नहीं मिल पाएगी, तो उसमें कहां से हो पाएगा, वो उपयोग कहां से कर पाएगा। जब उपयोग नहीं कर पाएगा तो वो मल्टी यूजर कहां होगा। तो मल्टी यूजर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम शेयरिंग का भी होना जरूरी है। तो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग है तभी वो क्या कर पा रहा है, एक से अधिक लोग उसका उपयोग कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या है, 1965 इसका सन एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब इसमें बताया नहीं जा रहा है, मैंने गूगल पे किया और इसका रिसर्च किया, पर इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब इसका सन क्या है एग्जैक्ट। मिनी कंप्यूटर का 1965 में आया। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। माइक्रो प्रोसेसर का आपको बताया पिछले क्लास में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हल्की सी जानकारी कि कैसे बने, कौन सी पीढ़ी बनी। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया इसके अंदर। आगे चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बना तो उसके बाद क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर भी आएगा। जब माइक्रो प्रोसेसर बन के तैयार हो चुका है तो कंप्यूटर भी तो बनेगा ना उसके लिए, उस प्रोसेसर को रख के तो रखें हम।
जो बन के तैयार हुआ कौन सा हुआ माइक्रो प्रोसेसर में, वो हुआ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बना माइक्रो प्रोसेसर के बाद, कब 1970 में। 1970 बन के आपके लिए रेडी हुआ। और इसमें किस तरह का कार्य किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, वो था 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। इनका जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, किसना 8, 16, 32, 64 इनका उपयोग किया गया है। ये कौन सा है माइक्रो कंप्यूटर में। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से आप सब परिचित भी हैं। आज सुपर कंप्यूटर की कितनी उपयोगिता बढ़ गई धीरे धीरे आप अच्छे से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर की ही देन है कि आज हम जो चंद्रमा की सतह पर गए दक्षिण ध्रुव में, वो उसमें किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, तो वो भी किया गया हमने किसका सुपर कंप्यूटर का। मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग, मतलब इसमें किस तरह की प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया, प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है बनाते टाइम। वो किया जाता है एक तो मल्टी यूजर, मतलब एक से अधिक उपयोग कर सके एक साथ। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे इसरो में, अगर वहां वो कार्य कर रहे हैं इसरो में, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक, अगर सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे और वो कार्य एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जो एग्जिट लोकेशन देख पा रहे हैं एक एक बंदा उसमें नजर बिठाए लगाए हुए बैठे हैं, तो वो कैसे देख पाएगा। उसमें मल्टी यूजर प्रोसेस होना चाहिए, समानांतर प्रोसेसर भी उसके अंदर होना चाहिए। इसकी जो आकृति है ये इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सुपर कंप्यूटर है, ये कोई रूम नहीं है, ये पूरा एक कंप्यूटर के है, ये पूरे ये इसी तरह का होता है कंप्यूटर, पूरा बहुत बड़ा बड़ा होता है इसका। जो पहली बार कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर सबसे पहले विश्व में, तो बनाया था आपके नासा ने, सबसे पहला विश्व का पहला कंप्यूटर था ये। और उसके बाद भारत में पहला जो बना था वो सोल्वर है, लेकिन जो भारत में अच्छे से बना कुछ अच्छे क्वालिटी के साथ में, अच्छा परिणाम के साथ में, तो उसको पहला माना जाता है वो सुपर कंप्यूटर माना जाता है हमारा परम 8000। और ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो सीडेक पुणे के द्वारा डेवलप किया गया था। हम सुपर कंप्यूटर बारे में कुछ फैक्टर भी जान लेते हैं, कौन से क्या है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जरूरी है कि उसको आप अवश्य पढ़ें। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी पूछे जाएंगे। सुपर कंप्यूटर के बारे में अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है और विशाल भंडारण। प्रोसेसिंग की तीव्र गति तो है, वो तो मिनी कंप्यूटर में भी थी, लेकिन अत्यधिक तीव्र गति की बात कर रहा है, सबसे और भी फास्ट, अत्यधिक सर्वाधिक, तो वो कौन सा है सुपर कंप्यूटर है। आपसे ऐसा पूछेगा सर्वाधिक तीव्र गति से प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया है। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। मतलब जो इसकी स्पीड मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की, वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में गति को किस में मापा जाता है, पेटा फ्लॉप्स। मतलब जो पहली बार सुपर कंप्यूटर बने तो उसकी गति मापी गई फ्लॉप्स में, लेकिन आज जो मापी जाती है वो पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। विश्व के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, विश्व के एक तो ये और ये, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इनमें से आ सकता है पूरी तरह से। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो यह सेमुर क्रे। सेमुर क्रे जो है ये विश्व के हैं, और ये किस देश के संबंधित है, तो ये है अमेरिका के। इनका संबंध किस देश से है, अमेरिका से है। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, विजय भटकर। कहीं कहीं इनका भाटकर नाम भी लिखा दिखाता है सरनेम में, भाटकर, लेकिन कहीं इसका भटकर लिखा था, कहीं इसका भाटकर। आप याद रखें विजय भटकर जो भी आपको याद रखना, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन विजय याद रखना कि ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है। पर हम अब इसमें जो है जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं उनकी एक सीरीज चली है, तो उस सीरीज का भी हमें पूछा जाता है कि कौन से सीरीज के कंप्यूटर कौन से हैं, किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं इस सीरीज के कंप्यूटर, तो हमने वो भी आपके सामने रखा है डेटा। परम जो सीरीज है, परम नाम की जो सीरीज चलाई है वो किस कंपनी ने चलाई है, तो परम नाम की जो सीरीज चलाई है सुपर कंप्यूटर की, वह चलाई है सीडेक। अब सीडेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसका फुल फॉर्म दिया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मतलब जिसका फुल फॉर्म लिखा है सीडेक का, जो कंप्यूटर के संबंधित कंपनी है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट करते हैं, कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के लिए। और इसका मुख्यालय कहां पर है, वो हेडक्वार्टर है पुणे में है। इसके बाद आती है अगली सीरीज जो चलती है हमारे भारत में, वो है अनुपम सीरीज। अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर बनाए थे वो बनाए थे बार्क। बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। अगला जो आती है इसका सीरीज, मतलब हमारे जो भारत में जो सीरीज चली उसमें से है, एक तो परम हो गया, दूसरा हमारा अनुपम हो गया, तीसरा इसके बाद आता है पेस। पेस जो होती है वो पेस नाम के जो चलाई है सीरीज, वो है अनुराग कंपनी। अनुराग कंपनी ने क्या किया, इसका बनाई है, और ये कहां पर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में है। अनुराग का फुल फॉर्म क्या है अपने आप में, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको अनुराग का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। बार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सीडेक का भी पूछा जा सकता है। साथ में ये पूछता है कि इन कंपनियों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है कंप्यूटर क्षेत्र से, कंप्यूटर बनाने वाले क्षेत्र से। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा, भारत का सबसे प्रथम जो पहली बार बन के तैयार हुआ था, पूरी तरह से तो नहीं था लेकिन पहली बार बन चुका था हमारे पास सुपर कंप्यूटर, तो वो कौन सा था, वो फ्लोसोल्वर था।
इसको किसने बनाया था इसका भी पूछा जा सकता है, किसने बनाया था, सबसे पहले किसने की थी शुरुआत, तो है नाल। नाल क्या है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब। कहां पर इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बेंगलुरु में। और ये नाल कब बनकर तैयार हुआ था, 1980 में तैयार हो गया था। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। दोस्तों यहाँ आप ये जो हमारी सीरियल चल रही है, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। साथ साथ जो हम जो कर रहे हैं कंप्यूटर का ये सिलेबस, ये कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं है, ये अन्य जहां भी कंप्यूटर पूछे वहां के लिए भी है। अगर आपको क्लासेस करना है, आपको क्लास नहीं मिल पा रही है, तो आप ये देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर ये, और साथ में ये क्लास पहले रखी हुई है। और जो उत्तर प्रदेश में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको कवर कराया जा रहा है सर के द्वारा, तो आप ये भी देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बन के हमारे पास तैयार रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं यज्ञ विद्या का यूट्यूब चैनल पर जाकर के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको जो कुछ प्राप्त करना है उसके बारे में, कि जैसे आपको पीडीएफ चाहिए या आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, कुछ हो रही है आपके पास प्रॉब्लम, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप इन के माध्यम से ले सकते हैं। कहाँ से, एक तो आप क्या कर सकते हैं, जो यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और आप लाइक कर देंगे तो उससे क्या होगा, आप अगला वीडियो जब भी आएगा ऑटोमेटिक आपके पास वो शो कर देगा, आपको नोटिफिकेशन से सामने ही दिखाएगा, और आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे उसमें सामने सबसे ऊपर ये वीडियो दिखा देगा, अगली क्लास जो भी आएगी। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस लिंक पे भी जाकर के जो टेलीग्राम ग्रुप के वो जो है हमारी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जो कि www.yagyavidya.com पे भी जा, वहां पर आपको मटेरियल पूरा मिल जाएगा। जो हमने क्लास ली इसका अगर पीडीएफ भी लेना आपको, तो ये भी आपको इसी लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।